गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के विषय बायोजियोकेमिकल साइकिल को आगे बढ़ाते हुए उसका सेकंड पार्ट सॉलिड साइकिल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सॉलिड साइकिल या हम कहें कि अपूर्ण चक्र, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चक्र के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन जो पृथ्वी के जितने भी वातावरण में उपस्थित तत्व है उनमें सबसे ज़्यादा भी है और जितने भी प्रमुख घटक हैं उनके निर्माण में भाग ले रहा है। तो इसी प्रकार फॉस्फोरस भी अनेक घटकों को बनाता है। तो पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज nitrogen simple inorganic form in large amounts 78%. The nitrogen is present in all biotic components in different forms as food. तो नाइट्रोजन वातावरण में मुक्त अवस्था में भी मिलता है और उसके अलावा ये विभिन्न जैविक घटकों को बनाने में भी काम में आता है, भोजन के तत्वों के रूप में मिलता है। उदाहरण प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड्स, nucleic acids. The N from the atmosphere is taken up by the green plants as a raw material for photosynthesis, biosynthesis of different foods, amino acids, protein, vitamins and used in metabolism. यहाँ जो नाइट्रोजन है वो वातावरण से हमें प्लांट्स में मिलती है, लेकिन ये सीधी नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं मिलती है। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलती है, पहले NO2 और NO3 में बदलती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। उसके पश्चात ये प्लांट्स को उपलब्ध हो पाती है। दीज फूड मूव्स थ्रू द फूड चेन। ये जो भोजन है वो आगे से आगे खाद्य श्रृंखला में बढ़ता जाएगा। आफ्टर डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज इन डेड टिश्यूज इन डिकम्पोज्ड बाई several microorganisms ammonifying and nitrifying bacteria into ammonia, nitrites and nitrates which are again used by the plants. तो यहाँ जो डिकम्पोजिशन होता है उससे ये जो एनिमल्स हैं उनका नाइट्रोजन भी अन्य तत्वों की तरह वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है, जिसको फिर जो अमोनीकरण करने वाले और नाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया है जो सॉइल में उपस्थित होते हैं वो इसको अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसको पुनः पादप उपयोग करते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन विच इज अगेन रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द साइकिल गोज ऑन। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि कुछ डीनाइट्रीफाइंग या विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं जो नाइट्रोजन के ये जो यौगिक होते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इनको तोड़ के इनसे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन वातावरण को रिलीज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों तरह से चक्रण होता है। अब इनको हम पिक्टोरियल मेथड से समझेंगे। यहाँ सबसे पहले जो बात देखने को मिलती है, नाइट्रोजन जो रिजर्व है वो है अपना वातावरण, और उसके पश्चात हम विभिन्न प्रकार से इसको समझते हैं। जैसे वातावरण सबसे पहले इधर से देखते हैं। वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इन वॉल्यूम। तो यहाँ नाइट्रोजन जो वातावरण की है वो क्लाउड्स में जब बिजली चमकती है या वर्षण होता है तो उस समय ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके डायरेक्ट NO2 में बदल सकती है और वर्षा जल के साथ भूमि पर आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर नीचे सॉइल में जाएगी और सॉइल में जाने के बाद में रूट बैक्टीरिया यहाँ पर उपस्थित है जो इसको अमोनिया में भी बदल सकते हैं अमोनीकरण के द्वारा। और ये अमोनीकरण के द्वारा जो NO2 है उसमें बदला जा सकता है। जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोसोमोनास है अमोनिया को NO2 में बदलता है और नाइट्रोबैक्टर जो है NO2 को NO3 में बदलता है। ये NO3 डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा पुनः NO2 में बदल सकता है, तो दूसरी तरफ ये NO3
प्लांट जो रूट्स हैं उनके द्वारा एसिमुलेट करके भोजन निर्माण में भी काम में आता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्लांट्स के वेस्ट है, एनिमल्स के वेस्ट है या उनके मरने से ये कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो भूमि में मिल रहा है इसका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन से अमोनियम और अमोनिया बनता है, जिनको पुनः डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा वातावरण में मिला दिया जाता है। तो यहाँ हम समझते हैं साइकिल को अच्छे से। नाइट्रिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इस टर्म एज नाइट्रिफिकेशन। यहाँ नाइट्रीकरण क्या है? अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना। दिस इज ब्राउट अबाउट बाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास। डीनाइट्रिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन इज टर्म एज डीनाइट्रिफिकेशन। यानी विनाइट्रीकरण क्या है? नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन में बदलना। दिस प्रोसेस इज ब्राउट अबाउट बाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। तो डीनाइट्रिफिकेशन में स्यूडोमोनास है वो अहम भूमिका निभाता है। अब हम दूसरा साइकिल समझते हैं, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस इज मेनली प्रेजेंट इन द रॉक्स एंड फॉसिल्स। तो यहाँ देखो ये सॉलिड फॉर्म में उपलब्ध है। सॉलिड फॉर्म में यहाँ उपलब्ध होने से ये क्या है कि आसानी से उपलब्ध नहीं है। दी फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, एग्जाम्पल बोन्स, टीथ, गुआना डिपॉजिट्स। यहाँ ये जो फॉस्फोरस है एक तरफ तो चट्टानों में और जीवाश्म में संरक्षित है, तो दूसरी तरफ ये जीवों के दांतों में, हड्डियों में, और जो गुआना पक्षी है जो कि कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं और उनकी बीटों में भी मिलेगा। फॉस्फोरस रॉक इज एक्सकेवेटेड बाय मैन फॉर यूजिंग इट एज ए फर्टिलाइजर। अब ये जो रॉक्स हैं इनको मनुष्य है अपने काम में ले सकता है एज ए फर्टिलाइजर। फार्मर्स यूज एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर फॉर दी क्रॉप्स। जो किसान हैं वो इन फर्टिलाइजर को खेतों में देने के लिए काम में लेते हैं। द एक्सेस फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स मूव विद द सरफेस रन ऑफ रीच दी ओशंस एंड आर लॉस्ट इनटू द डीप सेडिमेंट्स। अब हमें पता है कि जितनी भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ होती है उसमें जितने भी फर्टिलाइजर्स काम में लिए जाते हैं वो वर्षा जल के साथ में बहते हुए नदी नालों की सहायता से समुद्र में पहुंच जाते हैं। और जो ये फॉस्फोरस है ये समुद्र की तलहटी पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और साइकिल से बाहर चला जाता है। सीबर्ड्स ईट सी फिशेस विच आर फॉस्फोरस रिच एंड द एक्सक्रेटा ऑफ द बर्ड्स रिटर्न द फॉस्फोरस टू द लैंड। यहाँ जो समुद्री पक्षी जो हैं वो समुद्री मछलियों को खाते हैं जिनमें फॉस्फोरस प्रचुरता से उपलब्ध होता है, और जब ये बर्ड्स इनको खाने से फॉस्फोरस रिच हो जाते हैं तो इनकी बीट भी जब फॉस्फोरस युक्त होकर किसी ज़मीन पे गिरती है तो वहाँ ये बहुत बड़े एक फॉस्फोरस स्रोत के रूप में काम में आती है। Thus the seabirds are playing an important role in phosphorus cycling. Animals and plants use these dissolved phosphate during the biosynthesis. तो यहाँ पर ये जो बीट है इनकी वो एक फॉस्फोरस का उत्तम स्रोत के रूप में किसानों के लिए काम में आती है। और ये हज़ारों लाखों की संख्या में जो पक्षी है वो लगातार समुद्री मछलियों को खाते हैं, पानी में ड्राइव लगाते हैं, गोता लगाते हैं, और जब आराम करना होता है तो उसकी तट के किनारे पर ये एक साथ झुंड में हज़ारों की संख्या में बैठते हैं। तो जब लगातार इतनी संख्या में ये पक्षी वहाँ बीट करते हैं तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ये फॉस्फोरस बीटों के रूप में उपलब्ध हो जाता है, जिनको वहाँ आसपास के लोकल जो लोग हैं वो खुरच के ले जाते हैं और जिनको फिर वो बाद में खेती में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो गुआना बीट्स है ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा उदाहरण है प्रकृति के द्वारा हमारे को किस प्रकार सहायता मिलती है उसमें। तो ये बहुत ही रिच स्रोत है पोषण का, जिससे कि पादपों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो पाती है। अब इसको हम डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं। दी फॉस्फोरस साइकिल, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग जब होती है
प्लांट्स जो है वो फॉस्फोरस इन सॉल्यूशन एज SPO4 H2PO4 हाइड्रोजन ये आपके फॉस्फेट के रूप में उपलब्ध है और ये सॉल्यूशन या जल के साथ में मिक्स होकर पादपों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इसके बाद में ये प्लांट्स बॉडीज़ में चला गया और प्लांट्स बॉडीज़ में जाने के बाद में इनको एनिमल्स के अंदर आगे ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी तरफ हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो भी प्लांट्स के अंदर है ना वो मिट्टी के पोषक तत्वों के रूप में पादपों प्राप्त होते हैं। तो दूसरी तरफ ये घूम फिर के ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इन ह्यूमन्स रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स इनके रूप में ये कन्वर्ट होता है। तो वही वापस प्रक्रिया होती है कि कुल मिला के हमारे को मिट्टी के अंदर तो ये प्राप्त हो रहा है फर्टिलाइज़र के द्वारा और दूसरा डिकम्पोजिशन के द्वारा और तीसरा ये गुआनो पिग्स के द्वारा बीट्स के द्वारा मिलता है प्लांट्स में और ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है। लेकिन साथ ही यहाँ दो घटनाएं देखने को मिलती है। एक तो लीचिंग, जहाँ ये प्लांट्स उग रहे हैं वहाँ पे ये रिश्ता है फॉस्फोरस और ज़मीन में चला जाता है, वो अप्राप्य हो जाता है। तो दूसरी तरफ ये जो रॉक्स और मिनरल्स हैं उनके टूटने से भी फॉस्फोरस ज़मीन में उपलब्ध होता है जिसको प्लांट्स काम में लेते हैं आगे जाके। तो दूसरी ओर ये जो रॉक्स है इनका इरोजन होता है, रन ऑफ होता है, तो ये वहाँ से हटता भी है। तो इस प्रकार हमने ये जाना आज की क्लास में कि नाइट्रोजन साइकिल है वो भी महत्वपूर्ण है और फॉस्फोरस साइकिल है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही जो घटक है वो जीवों में मुख्य जो बड़े जो अणु होते हैं जैसे कि वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, अमीनो एसिड्स है, उनके निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल को समझा है। एक आपके गैसियस साइकिल है तो दूसरा आपके सॉलिड साइकिल है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।